हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लाए हैं आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, जो आपकी फिफ्थ सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट है, जो कि कोर सब्जेक्ट या हम कहें कि मेन सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, उसकी वीडियो आज की वीडियो में हम लाए हैं। इसमें हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन पेपर की, प्लस उनके आपको आंसर किस प्रकार से लिखने हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 2 ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, साथ के साथ उनके आंसर राइटिंग जो कि आप बिल्कुल उठा के यहाँ से वहां लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम इस वीडियो में ये सब कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम जल्द ही है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे आंसर के पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके पूरा आंसर जो है वो कंप्लीटली पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप आगे बढ़िए। आंसर को इजी लैंग्वेज में लिखा गया है ताकि आप लोगों को जो टॉपिक है या जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको इजिली समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। आपका जो यूनिक पेपर कोड है वो होगा ये। ठीक है, ये वीडियो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। हिंदी में भी हमने अवेलेबल करा रखे हैं, इंग्लिश में भी करा रखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको दोनों दिखाते हुए चलूंगा, आप लोग इनको स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। एक तो ये टॉपिक समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जरूर ही बनेगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन पेपर जो कि हमने कवर करे हैं इस वीडियो में, ठीक है, आगे भी आपको देखने को मिलेगा, उसमें ये वाला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है दोबारा पूछा गया है। ठीक है, और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, हमें इसके बारे में पढ़ना क्यों चाहिए, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें आप ये सारी चीजें लिखेंगे। क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसका लिखने का एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन देने के बाद आप लोग अपने आंसर को 5 से 6 पॉइंटों में डिवाइडेड करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे 5 से 6 कम से कम 7 पॉइंट तक हम गए हैं कुछ कुछ क्वेश्चनों में। ठीक है, और जब आप पॉइंट कवर कर देंगे तो आखिर में आप निष्कर्ष लिखेंगे। ये आपका आंसर लिखने का सही फॉर्मेट होगा। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो आपके जो नंबर है वो भी नहीं कटेंगे, और आपका जो आंसर है वो भी काफी बड़ी जो लेंथ होती है, अच्छी खासी लेंथ में उसमें लिखा जाएगा। जो भूमिका है या फिर जो इंट्रोडक्शन है उसमें आप ये लिख सकते हैं। इसमें हमने बताया है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले जो भाई चीजें हैं वो उनके संबंध में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे व्यापार हो गया, युद्ध हो गया, ऐसा शांति, कूटनीति, मानवाधिकार, पर्यावरण, आतंकवाद और वैश्वीकरण जैसे जो विषय है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है, व्यापार आता है, युद्ध आता है, शांति आता है कि दो देशों के बीच में शांति है, मतलब उनके जो संबंध है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बहुत अच्छे हैं, कूटनीति है, मानवाधिकार आ गए, ठीक है, पर्यावरण, आतंकवाद, ये सारी चीजें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, इसके माध्यम से भाई हम कई सारी चीजें जो है समझते हैं, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वैश्विक राजनीति किस प्रकार की काम करती है, ये सारी चीजें हम इसकी मदद से समझते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़े पॉइंटों की तरफ। तो आपके जो पॉइंट बनेंगे वो बनेंगे इस प्रकार से। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की व्याख्या और इसके अध्ययन की जो आवश्यकता है उसके लिए हमने मुख्य पॉइंट बनाए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आपका बनता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ और स्वरूप। आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ क्या है, वो उसका अर्थ ये है। ठीक है, फिर बात करें, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे बनता है कि देश के व्यवहार और नीतियों को समझने में सहायक। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या करता है, देश का व्यवहार को समझने में मदद करता है, उसकी जो नीतियां हैं उनको समझने में मदद करता है। ठीक है, तो वो आपकी ये हो जाती है। आगे बढ़े, तीसरे क्वेश्चन में युद्ध और शांति को समझने की भूमिका। युद्ध को और शांति को हम समझ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि भाई हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हमारे कुछ देशों के साथ तो अच्छे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जैसे रूस हो गए, बाकी देश हो गए, ठीक है, जापान के साथ। वहीं अगर हम बात करें भाई पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, तो हमारे जो संबंध है बहुत ही खराब है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि भाई अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो भाई उनके द्वारा जो यहाँ पे घटनाएं करी जाती हैं उससे भाई यहाँ के लोगों को उन संबंधों की कोई परवाह नहीं है। ठीक है, हम नहीं चाहते कि भाई हमारे संबंध भी उनके साथ अच्छे खासे रहे। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। ठीक है भाई, हम चाहते हैं कि रूस के साथ हमारे संबंध और अच्छे बनते रहे, हमारी जो बड़ी बड़ी व्यापार की डील्स है वो सारी होती रहे। ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंगली बता सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है टॉपिक के बारे में तो आप लोग अपना आंसर अपने शब्दों में जो एक्सप्लेनेशन वर्जन है उसमें बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम भूमिका और उसकी जो शांति और युद्ध है उसको समझने में हमारी मदद मिलती है। फिर बात करें चौथे पॉइंट की, तो वैश्विक समस्याओं को समझने में उपयोगी। भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी समस्याएं जो कि वैश्विक है, मतलब कोई एक देश उसे नहीं झेल रहा, पूरा विश्व उसे झेल रहा है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो गया, आतंकवाद हो गया, महामारी हो गया, मानवाधिकार उल्लंघन हो गया। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या फिर हम कहें कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि पूरी जो दुनिया है वो उसे झेल रही है। ठीक है, कोई भारत अकेला नहीं झेल रहा है उसे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन को भारत अकेला नहीं झेल रहा, पूरा विश्व झेल रहा है। ठीक है, तो वैश्विक समस्याओं को
समझने में, उनको सॉर्ट आउट करने में अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हो जाता है। पांचवा पॉइंट बन जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका को समझना। भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन बनाए गए हैं उनकी क्या भूमिका है, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज को समझने में अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारी जो है मदद करते हैं। छठा पॉइंट आपका आ जाता है वैश्वीकरण और परस्पर निर्भरता को समझना। ठीक है, वैश्वीकरण का जो है, ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है, उसको हमें और अच्छे से समझने में मदद मिलती है जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। फिर सातवां पॉइंट आपका यहाँ पे बन जाता है भाई जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने में सहायक। ठीक है, हम किसी देश के जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं अगर हम उस देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध अन्य देशों के साथ किस प्रकार से है इन चीजों को समझे तो। ठीक है, तो ये हो जाती है सर, ये आपके 7 पॉइंट का खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष में आप इस प्रकार से जो है अपने बता सकते हैं। हमने जो ऊपर बताया है उन्हीं को हमने छोटे शब्दों में यहाँ नीचे बताया, आप लोग निष्कर्ष इससे ज्यादा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश की, तो व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी। ठीक है, हमें इसको क्यों स्टडी करना चाहिए, तो पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आ जाता है उसकी मीनिंग, नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट, पॉलिसीज ऑफ स्टेट। ठीक है, फिर रोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉर एंड पीस। ये सारे के सारे इंग्लिश में पॉइंट आप लोग पॉज करके जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है इनको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल इशू एंड चैलेंजेस। सातवां पॉइंट आपका, आपको पांचवा पॉइंट आ जाता है अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। छठा पॉइंट आ जाता है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। और सातवां लास्ट पॉइंट आ जाता है आपका क्रिएटिंग इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ये हो जाता है आपका। फिर आखिर में कंक्लूजन आ जाता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे बात करी गई है द्वितीय महान विवाद ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन को किस हद तक समृद्ध किया। ठीक है, द्वितीय महान विवाद ने, ठीक है, दूसरी जो आप कह सकते हैं कि ग्रेट डिबेट हुई थी, ठीक है, उसने अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस के जो अध्ययन है, मतलब उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको किस हद तक समृद्ध किया था, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, जो ग्रेट डिबेट है कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमने भूमिका में उसको थोड़ा सा बता दिया है। ठीक है, ये आपकी भूमिका हो जाती है। उसके बाद आप भूमिका को पढ़ सकते हैं। बात करें मुख्य उत्तर की, जो मेन आंसर आपका बनता है वो यहाँ से बनता है। पहला आपका पॉइंट बनेगा अध्ययन की पद्धति पर गहन विमर्श की शुरुआत। ठीक है, अध्ययन की जो पद्धति थी उसके ऊपर और ज्यादा अच्छे से आप कह सकते हैं कि विमर्श करना, समझना उस चीज को। ठीक है, उस चीज की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। उसके बाद आपका अगला आ जाता है कि भाई वैश्विक दृष्टिकोण का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। ठीक है, वैज्ञानिक साइंटिफिकली हम कहें जो जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसका भी यहाँ पे विकास हुआ था। ठीक है, अब ये उसके विकास के बारे में आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट बन जाता है। अगला पॉइंट आता है विषय की अकादमिक मजबूती में वृद्धि। जो विषय है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसकी जो अकादमिक मजबूती है, ठीक है, उसमें वृद्धि हुई थी। तो ये हो जाता है आपका। चौथा पॉइंट आ जाता है परंपरावादी दृष्टिकोण की सीमाओं की पहचान। ये हो जाता है। ठीक है, पांचवा आ जाता है व्यवहारवाद की आलोचना और संतुलन का विकास। देखिए मैं यहाँ पे आपको ये पॉइंट इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी और हमें उतना टाइम आपका लेना नहीं है। आप लोग पॉज करके इन पॉइंटों को एक बार अपने मन में पढ़िए। ठीक है, और आप लोग अपना पेपर जो है देना चाहिए। ठीक है, आप लोग अच्छे से बना के लिख पाएंगे। छठा पॉइंट आ जाता है आपका नए सिद्धांतों और विचारों के लिए आधार तैयार करना। जो नए सिद्धांत बनेंगे, नए विचार तैयार होंगे, उनके लिए जो बेस बनेगा, ठीक है, वो ये है। आगे बढ़े, सातवां पॉइंट आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ में गहराई। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है भाई उनको और ज्यादा गहराई से समझने के लिए ये सारी चीजें हुई। फिर आखिर में आ जाता है आपका निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन आ जाता है। ये आपका कंक्लूजन है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। टू व्हाट एक्सटेंड डिड द सेकंड ग्रेट डिबेट इनरिच द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तो सीरियस डिस्कशन एंड मिथोलॉजी, ये हो जाता है आपका पहला पॉइंट। यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन आ जाता है। पहला पॉइंट आपका ये बन जाता है सीरियस डिस्कशन ऑन मेथोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच आ जाता है यहाँ पे। फिर आता है स्ट्रेंथिंग द एकेडमिक स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, क्रिटिसिज्म एंड बिहेवियरलिज्म एंड बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग। और छठा पॉइंट आता है आपका फाउंडेशन फॉर फ्यूचर डिबेट्स एंड थ्योरीज। ये हो जाता है आपका छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट आता है आपका डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल फिनोमिना। ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका कंक्लूजन हमने लिख दिया है। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन हो जाता है। सेम आंसर आप लोग पढ़कर समझ कर जा सकते हैं, इन्हीं शब्दों में आप लिख सकते हैं, आपका आंसर इसी प्रकार से लिखा जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन आता है कि समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हांस मोगर्थनोव के
राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक यथार्थवाद के जो 6 सिद्धांत हैं उनकी प्रासंगिकता को आपको यहाँ पे बताना है। प्रासंगिकता मतलब भाई जो रिलेवेंस है आज के टाइम में वो प्रासंगिक है या नहीं है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। अब हम उत्तर की बात करें तो आपके पहले तो आ जाता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो आपका भूमिका है वो आप भूमिका आपको हर जगह लिखनी है, हर क्वेश्चन के आंसर में आपको भूमिका लिखनी है। फिर आपके मुख्य जो उत्तर बनते हैं 6 जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हमने एक्सप्लेन किया है। पहला यहाँ पे प्रिंसिपल है राजनीति को नियंत्रित करने वाले वस्तुनिष्ठ नियमों में विश्वास। ठीक है, राजनीति को नियंत्रित करने वाले जो वस्तुनिष्ठ नियम है उनमें आपको विश्वास। ठीक है, दूसरा पॉइंट बन जाता है आपका राष्ट्रीय हित को शक्ति के संदर्भ में परिभाषित करना। जो राष्ट्र का हित है, देश का जो अपना हित है, ठीक है, उसको क्या करना, शक्ति के संदर्भ में मतलब शक्ति के रूप में उसे क्या करना, परिभाषित करना। ये हो जाता है आपका। तीसरा पॉइंट आ जाता है आपका राष्ट्रीय हित का परिवर्तनशील स्वरूप, राष्ट्रीय हित का परिवर्तनशील स्वरूप। फिर चौथा पॉइंट आ जाता है आपका नैतिकता और राजनीतिक के बीच अंतर। ठीक है, पांचवा पॉइंट आपका आ जाता है किसी राष्ट्र की नैतिकता को सार्वभौमिक नैतिकता ना मानना। किसी राष्ट्र की जो नैतिकता है उसे सार्वभौमिक नैतिकता के रूप में नहीं मानना। ये हो जाता है आपका पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट आता है राजनीति की स्वतंत्रता पर जोर, मतलब जो राजनीति है उसको स्वतंत्रता, उसकी फ्रीडम के ऊपर जोर। और आप आखिर में आता है आपका निष्कर्ष। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन हो जाता है। यहाँ पे आपका जो आंसर है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपका हिंदी मीडियम के लिए खत्म हो जाता है। इंग्लिश मीडियम का यहाँ से चालू होता है कि इवेलुएट द रिलेवेंस ऑफ हॉन्स मार्गेथ्यूस 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म इन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद 6 प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो ये आपका पहला हो जाता है पॉलिटिक्स गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉस। फिर नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म ऑफ पावर, डायनेमिक नेचर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, separation of morality and politics, rejection of universal moral principles, autonomy of political sphere, और ये आपका आखिर में कंक्लूजन। ठीक है, यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आता है नव उदारवाद अराजक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की व्याख्या कैसे करता है। ठीक है, नव उदारवाद जो अराजक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर जो अराजक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है, ठीक है, उसमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग की व्याख्या या उसे अपने शब्दों में कैसे एक्सप्लेन करता है ये आपको यहाँ पे बताना है। पहले आपके आ जाती है भूमिका। ठीक है, इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद आ जाता है पहला पॉइंट अराजकता के बावजूद सहयोग की संभावना। दूसरे में आ जाता है परस्पर निर्भरता की भूमिका। तीसरे में आता है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का महत्व। चौथा पॉइंट बनेगा आपका लेन देन की लागत में कमी। पांचवा पॉइंट बनेगा सूचना और पारदर्शिता का महत्व। छठा पॉइंट बनेगा दीर्घकालिक हितों और भविष्य की छाया। और सातवां पॉइंट बनेगा सापेक्ष लाभ के बजाय पूर्ण लाभ पर ध्यान। ये आपके 7 पॉइंट आपके जो पूरे आंसर में बनेंगे। ठीक है, इन पॉइंटों को आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक है, कि आपको डायरेक्ट यही पॉइंट लिखना नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको एक जो अलग पॉइंट बनता है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका निष्कर्ष हो जाता है। ये आपका निष्कर्ष का जो पॉइंट है वो आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश में, हाउ डज न्यू लिबरलिज्म एक्सप्लेन इंटरनेशनल कॉपरेशन इन अनार्क इंटरनेशनल सिस्टम। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। फिर अगर हम बात करें पॉइंटों की तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपका बनता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेशन डिस्पाइट अनार्की, रोल ऑफ इंडिपेंडेंस। तीसरा पॉइंट बनेगा इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। चौथा पॉइंट बनेगा रिड्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। पांचवा पॉइंट बनेगा इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। छठा पॉइंट बनेगा नो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एंड शैडो ऑफ द फ्यूचर। सातवां पॉइंट बनेगा आपका लास्ट पॉइंट फोकस ऑन एब्सोल्यूट गेन रेदर देन रिलेटिव गेन्स। ठीक है, रिलेटिव गेन्स के मुकाबले फोकस करना एब्सोल्यूट गेन पर। ये हो जाता है आपके 7 पॉइंट। यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। फिर आपका कंक्लूजन आ जाता है। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन आता है आपका अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राज्य अभी भी किस हद तक प्राथमिक करता है, स्पष्ट कीजिए। अंतरराष्ट्रीय संबंध जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें जो राज्य है वो अभी भी मतलब आज के टाइम में भी किस हद तक जो प्राथमिक करता है वो आपको यहाँ पे बता रहा है। उस जो शब्द है उसको एक्सप्लेनेशन में दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपकी भूमिका जो इंट्रोडक्शन होती है वो आ जाती है। ये हो जाता है। पॉइंटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट बनेगा संप्रभुता और वैध अधिकार के कारण राज्य की केंद्रीय भूमिका। दूसरा पॉइंट बनेगा सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में राज्य की प्रधानता। तीसरा पॉइंट बनेगा अंतरराष्ट्रीय संगठनों में राज्य का निर्णायक भूमिका। राज्य जो होता है वो निर्णायक भूमिका लेता है अपनी, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अंतरराष्ट्रीय संगठनों में, वो हो जाता है। फिर
चौथा पॉइंट आपका बनता है विदेश नीति निर्माण और कूटनीति में राज्य की भूमिका। भाई जब भी विदेश नीति बनती है या फिर कूटनीति की जाती है तो उसमें राज्य की क्या रोल होता है, वो वैश्वीकरण के बावजूद राज्य की आर्थिक भूमिका। छठा पॉइंट आ जाता है गैर राज्यकर्ताओं की बढ़ती भूमिका और राज्य की सीमाएं। और सातवां पॉइंट आता है बदलती भूमिका प्राथमिक लेकिन अकेले करता नहीं। ठीक है, आज के टाइम में क्या है, बदलती भूमिका है, भूमिकाएं जो है वो बदल रही हैं, प्राथमिक तो है मतलब प्राइमरी है, सबसे पहले है, परंतु अकेले करता नहीं है, अकेले कुछ काम नहीं कर रहे। तो ये हो जाता है, फिर आपका निष्कर्ष जो है वो आ जाता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 इंग्लिश में देखें, टू व्हाट एक्सटेंड इज द स्टेट स्टिल इज प्राइमरी एक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन एक्सप्लेन। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद पहला आता है सेंट्रल रोल ऑफ द स्टेट ड्यू टू sovereignty। सेकंड आ जाता है डोमिनेंस ऑफ द स्टेट इन सिक्योरिटी एंड डिफेंस मैटर। तीसरा पॉइंट बनता है आपका स्टेट्स डिसीव्स रोल इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चौथा पॉइंट आ जाता है रोल ऑफ स्टेट इन फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी। पांचवा पॉइंट आता है इकोनॉमिक रोल ऑफ द स्टेट इन ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड। छठा आ जाता है राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर एंड लिमिटेशंस ऑफ द स्टेट। सातवां पॉइंट आपका बनेगा यहाँ पे चेंजिंग बट कंटिन्यूइंग इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट। ठीक है, ये हो जाता है। फिर आता है आपका कंक्लूजन। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है 5 वो इंग्लिश में भी खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि वैश्विक शासन की नई संरचना किसके हितों का प्रतिनिधित्व करती है। वैश्विक शासन की जो नई संरचना है वो किसके हितों का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब किस देश के, राज्य के, किसके हितों का जो प्रतिनिधित्व है वो करती है। उपयुक्त उदाहरण के साथ अपने तर्कों की पुष्टि कीजिए। आपको उदाहरण भी देना है और जो आप अपना फैक्ट देंगे उसके तर्क जो है मतलब तर्क है उसको भी पुष्टि करना है। ये आपकी भूमिका हो जाती है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है पहला पॉइंट विकसित और विकासशील देशों का के हित। दूसरा पॉइंट आपका बन जाता है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और आर्थिक हितों, आर्थिक हित समूहों के हित। तीसरा पॉइंट बनता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों और वैश्विक पूंजी के हित। चौथा पॉइंट आ जाता है सीमित रूप से विकासशील देशों के हित। पांचवा पॉइंट आ जाता है आपका वैश्विक अभिजात वर्ग और नीति निर्माताओं के हित। और आपका छठा पॉइंट यहाँ पे बन के आता है कि गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के हित के सीमित हित। और सातवां लास्ट पॉइंट आपका बन के सामने आता है कि असमान और असंतुलित प्रतिनिधित्व की स्थिति। ये हो जाता है आपके 7 पॉइंट कंप्लीट। फिर आ जाता है आपका निष्कर्ष। ठीक है, ये आपका यहाँ पे निष्कर्ष खत्म हो जाता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। बात करें इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस के लिए, तो whose interest is represented by the new architecture of global governance, substituted your argument with suitable examples। ठीक है, आपको एग्जांपल्स के साथ देना है। ये आ जाता है इंट्रोडक्शन, ये आ जाता है आपका पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आपका लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। पांचवा पॉइंट इंटरेस्ट एंड ग्लोबल इलाइट्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स। छठा पॉइंट लिमिटेड रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड नॉन स्टेट एक्टर। और सातवां पॉइंट अनइक्वल एंड अनबैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। फिर आपका ये कंक्लूजन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है। फिर सातवां क्वेश्चन आपका आता है साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व। ठीक है, जैसे सिद्धांत जलवायु वार्ता को किस प्रकार प्रतिनिधित्व करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अगर आपको बताऊं तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बार बार पूछा गया है आप लोगों से और एग्जाम में ये पूछा जाता ही है। तो साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व मतलब सबको जलवायु परिवर्तन के लिए काम तो साझा करना है। ठीक है, मतलब करना है, परंतु वो जो उत्तरदायित्व है वो अलग अलग होंगे, क्योंकि भाई कुछ देशों ने बहुत ज्यादा प्रदूषण करा है, कुछ देशों ने जलवायु परिवर्तन के चेंजेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करा है, कुछ देशों ने कुछ भी रोल नहीं प्ले करा। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। अब हम इसके आंसर की तरफ देखें तो आपका परिचय हो जाता है, ये आपका परिचय। ठीक है, उसके बाद मुख्य बिंदु की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट बनता है ऐतिहासिक जिम्मेदारियों की स्वीकृति। दूसरा पॉइंट आपका बनेगा विकसित और विकासशील देशों के बीच दायित्व के विभाजन, क्योंकि भाई विकसित जो देश है उन्होंने ज्यादा काम करा है जलवायु परिवर्तन को चेंज करने में। ठीक है, और वही विकासशील देश अभी उतना कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, जलवायु परिवर्तन को चेंज करना है इसीलिए। तीसरा आ जाता है वित्तीय और तकनीकी सहायता की मांग को मजबूत करना। ठीक है, जलवायु न्याय की अवधारणा को बल, बाध्यकारी लक्ष्यों और मतभेदों और वार्ता की जटिलता। छठा पॉइंट बन जाता है राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार प्रतिबद्धताओं को बढ़ावा। और सातवां पॉइंट आता है वैश्विक सहयोग और विश्वास निर्माण की भूमिका। तो ये हो जाते हैं आपके पॉइंट, 7 पॉइंट। फिर आपका आता था निष्कर्ष। ठीक है, ये आपका कंप्लीट जो निष्कर्ष है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर
साथ की इंग्लिश में तो हाउ डू द प्रिंसिपल लाइक कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज CBDR इन्फ्लुएंस क्लाइमेट नेगोशिएशन। ठीक है, तो आपने इंट्रोडक्शन इसमें ये हो गया आपका CBDR के बारे में। फिर उसके बाद पॉइंट बन जाते हैं, आपका पहला पॉइंट हो जाता है। ठीक है, रेकग्निशन दूसरा पॉइंट हो जाता है, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आप लोग पॉज करके इस वीडियो को पढ़ सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए मैं आपको आगे आगे स्क्रॉल करके दिखाता रह रहा हूँ। पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट आप लोगों के लिए, और ये सातवां पॉइंट। यहाँ पे आपका जो आंसर है वो खत्म हो जाता है, फिर आपका आ जाता है कंक्लूजन। ठीक है, यहाँ पे हो जाते हैं आपके 7 क्वेश्चन कंप्लीट। 8वां क्वेश्चन आता है कि क्या गैर पश्चिमी दृष्टिकोण को शामिल किए बिना वास्तव में वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुशासन में बढ़ सकता है? अपने तर्कों को पुष्टि कीजिए। ठीक है, ये एक प्रकार से स्टेटमेंट टाइप पे है कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या गैर पश्चिमी जो दृष्टिकोण है उसको शामिल किए बिना वास्तव में जो वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, मतलब जो रियलिटी में जो वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, हम उनके अनुशासन उभर कर सकते हैं या नहीं, तो आपको बताना है। ठीक है, ये आपकी भूमिका हो जाती है। पॉइंटों की बात करें तो पहला पॉइंट बनता है पश्चिम केंद्रित दृष्टिकोण की सीमाएं। जो पश्चिम से केंद्रित है, मतलब वेस्टर्न जो अप्रोचेस है, दृष्टिकोण है, ठीक है, उनकी कुछ सीमाएं हैं, वो हो गया। फिर दूसरा पॉइंट बन जाता है गैर पश्चिमी समाजों के ऐतिहासिक अनुभवों का महत्व। तीसरा आता है विविध सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपराओं की भूमिका। चौथा आ जाता है वैश्विक समस्याओं को समझने में गैर पश्चिमी दृष्टिकोण की आवश्यकता क्या है। पांचवा पॉइंट आता है शक्ति संतुलन में बदलाव और उभरते गैर पश्चिमी देश। और छठा आ जाता है आपका ज्ञान की समानता और बौद्ध न्याय। और सातवां पॉइंट आपका बनेगा अनुशासन को अधिक समावेशी और यथार्थवादी बनाना। ठीक है, यहाँ पे आपके 6-7 पॉइंट हो जाते हैं, फिर ये आपका निष्कर्ष आ जाता है, तो आपका निष्कर्ष यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 इंग्लिश में आ जाता है कैन ट्रूली ग्लोबल इंटरनेशनल डिसिप्लिन्स इमर्ज विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स, सब्स्टिट्यूट योर आर्गुमेंट। ठीक है, आपको अपने यहाँ पे आर्गुमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो जाता है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ठीक है, चौथा पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 6 खत्म होता है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 7। ठीक है, यहाँ पे आपके 7 पॉइंट खत्म हो जाते हैं, उसके बाद कंक्लूजन आ जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है, क्या युद्ध अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक अपरिहार्य लक्षण है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इज वॉर इनविटेबल फीचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है, तो जो उसमें युद्ध होते हैं दो देशों के बीच में, क्या वो उसका एक लक्षण ही है कि भाई अंतरराष्ट्रीय संबंध रखेंगे तो युद्ध तो होगा ही कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो भूमिका है वो आप लिख देंगे, उसके बाद पॉइंट बताएंगे। तो पहला पॉइंट बनेगा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की अराजक प्रकृति। दूसरा पॉइंट बनता है शक्ति और राष्ट्रीय हितों की भूमिका। तीसरा पॉइंट बनता है सुरक्षा दुविधा, सिक्योरिटी डिलेमा। ठीक है, चौथा पॉइंट बनता है मानव स्वभाव और नेतृत्व की भूमिका। पांचवा पॉइंट बनेगा युद्ध को रोकने वाले कारकों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग। छठा पॉइंट आपका बनता है परमाणु हथियार और युद्ध की रोकथाम। और सातवां पॉइंट आपका बनेगा युद्ध एक वैकल्प है, नियत नहीं। ठीक है, युद्ध क्या है, एक विकल्प है, युद्ध करना एक विकल्प है, आप लोग का युद्ध करना चुन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, हर देश के पास अपनी चॉइसेस होती है, तो ये होता है। फिर आपका निष्कर्ष आ जाता है, निष्कर्ष में आपका ये यहाँ पे जो कंक्लूजन है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आंसर यहाँ पे इंग्लिश में हमने लिख दिया है। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपका, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, ठीक है, सातवां पॉइंट, ये आपका कंक्लूजन, ये आपका यहाँ पे कंक्लूजन हो जाता है। ठीक है, अब आपके ये 9 थ्योरेटिकल रिलेटेड जो क्वेश्चन थे बड़े बड़े वो खत्म हो जाते हैं। अब आपका यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट नोट का। यहाँ पे आपको जो है टॉपिक दे दिए जाएंगे। ठीक है, 4 टॉपिक दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। 4 में से कोई भी जो 2 टॉपिक है उनके ऊपर आपको जो संक्षिप्त टिप्पणी होगी वो आपको लिख के दिखानी होगी। ठीक है, अंतर प्रतिमान विवाद, अंतरराष्ट्रीय संबंध, उग्रवादी नारीवादी, आक्रामक यथार्थवाद, शांति, ये आपके 4 टॉपिक है। चारों चारों हमने यहाँ पे लिखे हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए, आप लोग इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अंतर प्रतिमान हिंदी विवाद, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए हो जाता है पहला पैरा, दूसरा पैरा, और ये आपका तीसरा पैरा। फिर इंग्लिश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके लिए इंग्लिश में भी हमने लिख दिया है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका दूसरा टॉपिक जो है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उदारवादी नारीवाद। हिंदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ये हिंदी में हो जाता है टॉपिक। ठीक है, उसके बाद ये आपका इंग्लिश में हो जाता है। फिर सी आ जाता है आपका आक्रामक यथार्थवाद, ऑफेंसिव जो रियलिज्म होता है वो, तो ये उसके हो जाते हैं। आप इससे भी ज्यादा लिख सकते हैं अपने शब्दों में। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है। ये आपका चौथा टॉपिक आ जाता है डी,
ठीक है। ये आपका हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है और ये आपका हो जाता है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम लोग अगली वीडियो में जो क्वेश्चन पेपर 2 है उसको कवर करेंगे। मैं आपको सेम तरीके से सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो दिखाऊंगा। साथ के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी इन नोट्स को पढ़ने के लिए। आप लोग जाके इन नोट्स को वहां पे पढ़ सकते हैं, आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप लोग चाहे तो और सब्जेक्ट्स के जो नोट्स है ले सकते हैं। काफी ज्यादा ईजी है आप लोगों के लिए उन नोट्स के थ्रू स्टडी करना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स आपको अवेलेबल करवाई गई है। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर आप लोगों के कोई भी डाउट हो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।